पहले लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में अभी तक दो पार्ट्स होते थे, बाउंडेड रीजन एंड अनबाउंडेड रीजन. सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, या फिर ये कह सकते हैं कि अनलकीली अनबाउंडेड रीजन वाला जो पार्ट है वो हमारे कोर्स से हट चुका है. सो ओनली वी हैव टू स्टडी अबाउट बाउंडेड रीजन. सो बाउंडेड रीजन वाले क्वेश्चन ही करने हैं, अनबाउंडेड रीजन वाले क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं. ये चीज़ मैंने पहले बता दी आपको, ताकि आपको पता रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना है. ठीक है, सो इसलिए इसको ध्यान से समझ के चलिए. सो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बेसिकली होती क्या है और इससे हम क्या करते हैं, ये समझने वाली सबसे पहले बात है. सो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर का मतलब होता है बेसिकली स्ट्रेट. ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे जो इक्वेशंस की बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में बेसिकली करते हैं कि हम ऐसी प्रॉब्लम्स लेते हैं जिनको हम लोग लीनियर इक्वेशंस की हेल्प से लीनियर इक्वेशन बना के उनको सॉल्व करते हैं. तो इसको कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. तो जो हमारी प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम के जो अलग अलग कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं. अब ये क्या क्या होते हैं पहले ये समझा देता हूं आपको, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा. सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू सम इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट विल बी स्टडिंग इन दिस चैप्टर. सो द फर्स्ट टर्म ओवर हियर इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जैसे एओडी में मैंने आपको बताया था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, जब हम लोग मैक्सिमा मिनिमा वर्ड प्रॉब्लम की बात कर रहे थे तो वहां पे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताया था. सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है वो चीज जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है. अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये बताते हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक एग्जांपल लेते हैं. मान लेते हैं हमारी एप्पल की फैक्ट्री है. ठीक है, मैं हूं एप्पल का सीईओ और मेरी एप्पल की फैक्ट्री है. मैंने एप्पल का आईफोन 13 प्रो और 13 मिनी दो तरीके के मॉडल्स निकाले हैं. ठीक है, अब अपनी कंपनी में, हमारी जो कंपनी है एप्पल, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसका जो प्रॉफिट हो, जो मोबाइल हमने तैयार किए हैं, जो मोबाइल हम मार्केट में सेल करें, उसको सेल करके हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हो. ठीक है, हर कंपनी ये चाहती है. तो यहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा, यहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा जो हमारा प्रॉफिट फंक्शन है. सो बेसिकली अगर हम प्रॉफिट को किसी एक पर्टिकुलर इक्वेशन से रिप्रेजेंट करें या फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, लेट्स से इस तरीके से ax प्लस बी वाई. सो यहां पे x और y हो गया, लेट्स से x इज हमारा आईफोन 13 और ये हो गया y हो गया हमारा आईफोन 13 मिनी. ठीक है, मिनी है और ये 13 प्रो है. तो नंबर ऑफ आईफोन 13 प्रो जो हमारी कंपनी प्रोड्यूस कर रही है एंड नंबर ऑफ आईफोन 13 मिनी जो हमारी कंपनी प्रोड्यूस कर रही है. ए और बी, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट्स हैं. ठीक है, कुछ कांस्टेंट्स हैं, ए और बी कुछ भी हो सकते हैं कांस्टेंट. अभी क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा. तो हमारी कंपनी दो तरीके के फोन प्रोड्यूस कर रही है. हमारा काम क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोड्यूस करें, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएं बाय सेलिंग दीज टू प्रोडक्ट्स. नाउ जब हम ये प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो हमारे पास बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स आएंगे, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आएंगी जिस सिचुएशन में हमको अपने आप को लिमिटेड रखना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल जो मशीन्स हम लोग की आती हैं, वो हो सकता है कि जो मशीन्स यूज की जा रही हों इन दो टाइप के मोबाइल्स को प्रोड्यूस करने में, वो एक पर्टिकुलर घंटे तक चल सकती है. कोई मशीन 4 घंटे, कोई मशीन 5 घंटे, कोई मशीन 6 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं चल सकती. सिमिलरली जो हम लेबर यूज कर रहे हैं, जो हम वर्कर्स यूज कर रहे हैं, वो भी 24 घंटे काम नहीं कर सकते. कोई कुछ वर्कर्स 8 घंटे काम कर सकते हैं, 9 घंटे काम कर सकते हैं. इस तरीके से ये कंस्ट्रेंट हो सकता है. जिस एरिया में हमारी फैक्ट्री है वो एरिया भी कंस्ट्रेंट हो सकता है कि भाई इससे ज्यादा एरिया में हम अपना प्रोडक्शन नहीं फैला सकते. ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स जितनी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हो सकता है कि 13 प्रो की हम 100 यूनिट्स डेली प्रोड्यूस कर पाए और 13 मिनी की 200 यूनिट्स ही डेली प्रोड्यूस कर पाए, उससे ज्यादा प्रोड्यूस ना कर पाए. तो ऐसी जो ये सिचुएशंस हैं इनको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रेंट. ठीक है, या फिर हमारी फैक्ट्री जिस जगह है वहां पे लाइट ही दिन में 6 घंटे आती है, तो हम उसी 6 घंटे में काम कर सकते हैं. ये हो गया हमारा कंस्ट्रेंट. सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, देयर आर ऑलवेज सम कंस्ट्रेंट्स. ये जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं ये बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, इनको बनाते हैं एज लीनियर इन इक्वेशन. क्लास 11th में लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ी थी, वहां पे हमने ग्राफिकल मेथड से सीखा था किस तरीके से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या हो गया, बेसिकली आपको क्वेश्चन में कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए होंगे, कुछ कंडीशंस दी होंगी, जिन कंडीशंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस. ठीक है, और इन लीनियर इनइक्वेशंस को हम लोग ग्राफिकली
प्लॉट करेंगे। सो इसको जो भी लीनियर इक्वेशन आएंगे इनको ग्राफ पे, ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम लोग इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे इन कंस्ट्रेंट्स को, तो हमको ग्राफ पे क्या मिलेगा? सो लेट्स से ये हमारा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। एक लीनियर इन इक्वेशन की लाइन ऐसे जा रही है, एक लीनियर इन इक्वेशन की लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। और जो हमारा एरिया निकल के आ रहा है, फीजिबल रीजन, याद होगा क्लास 11 में फीजिबल रीजन के बारे में बात किया था। सो ये वो रीजन होता है जो इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए आ रहा है, जो इन कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करते हुए आ रहा है। तो ये हो गया हमारा फीजिबल रीजन। नाउ इन दिस टर्म वी हैव टू ओनली स्टडी अबाउट बाउंडेड फीजिबल रीजन। तो हम लोग सिर्फ बाउंडेड फीजिबल रीजन के बारे में बात करेंगे। बाउंडेड फीजिबल रीजन का मतलब होता है ऐसा फीजिबल रीजन जो लाइंस के अंदर बाउंडेड है, जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बाउंडेड है, ठीक है। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स का मतलब होता है वो पॉइंट्स जिन पॉइंट्स पे अपना जो ये बाउंडेड रीजन है इसके कॉर्नर के पॉइंट्स। तो जो हमको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देता है, वो किस पॉइंट पे देता है? वो देता है इन कॉर्नर पॉइंट्स पे ही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मैं देखो समझाने की बहुत कुछ कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यहां पे मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं लिया है। मैं डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा तो डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि करना क्या है। समझिए, कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के जिसमें आपको कंस्ट्रेंट्स गिवन है, आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन? मैंने अभी आपको बताया, जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। यहां पे क्वेश्चन में दिया है मैक्सिमाइज करो, ठीक है। तो ये है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट्स का मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस जो हमारे प्रॉब्लम में आ रही हैं और उन कंडीशंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस। तो ये देखिए लीनियर इन इक्वेशंस हमको दी हुई हैं। अब हमको यहां से कह रहा है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का यूज करके ग्राफ बना के इसको सॉल्व करके दिखाओ और मैक्सिमाइज करो इसको, यानी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आएगी वो पॉइंट निकाल के बताओ। सो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे सामने है, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई। अब ये है हमारे कंस्ट्रेंट्स। तो क्या करना होता है? सबसे पहले देखिए हमारे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ये जो कंस्ट्रेंट है, तो इन कंस्ट्रेंट्स को, फर्स्ट स्टेप क्या है, इन कंस्ट्रेंट्स को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। अब इन कंस्ट्रेंट को ग्राफ पे अगर रिप्रेजेंट करना है तो भाई हमको सबसे पहले बनाना पड़ेगा ग्राफ। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक ग्राफ। अच्छा भाई, अब ग्राफ यहाँ पे कहाँ से आता है देख लेते हैं, क्या यहाँ पे ग्राफ का कोई जुगाड़ है? चलो ऐसे यूज़ कर लेते हैं इसको। सो ये हो गई अपनी एक्स एक्सिस और यहाँ से बना दी हमने अपनी वाई एक्सिस, ठीक है। चलिए, सो ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। अपने को ग्राफ सबसे पहले प्लॉट करना है। अब देखिए क्या करेंगे सबसे पहले, तो ये जो कंस्ट्रेंट्स हमको दिए हुए हैं ना, इन कंस्ट्रेंट्स के करस्पॉन्डिंगली ये क्या है? बेसिकली लीनियर कंस्ट्रेंट है। लीनियर क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर है दैट इज 1। तो हमको यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स मिलेंगे वो सब लीनियर ही मिलेंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ही मिलेंगे, क्वाड्रेटिक नहीं मिलेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। इन लीनियर इक्वेशंस को हम लोग प्लॉट करेंगे इस ग्राफ पे। अब इस ग्राफ पे प्लॉट कैसे करेंगे? तो देखिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी दी है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50, तो इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, उस बॉक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस तरीके से। एक पार्ट पे लिखेंगे x, एक पार्ट पे लिखेंगे y। एक बार रखेंगे x को 0 और एक बार रखेंगे y को 0। तो जो मैं जैसे जैसे बताता जा रहा हूँ बस वैसे ही वैसे करेंगे, हमको सारे आंसर्स मिलते जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, जो भी हमको कंस्ट्रेंट्स दिए हैं उनके करस्पॉन्डिंग में बॉक्स बनाने हैं। उस बॉक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक में लिखना है x, नीचे लिखना है y, एक बार x 0 एक बार y 0। अब देखिए यहाँ पे अगर इस इक्वेशन में हम लेस देन के साइन को गोली मारो, मन की आंखों से देखो और देखो, तुमको ऐसा लगना चाहिए कि ये इक्वल टू लिखा है। अगर ये लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50,
तो समझ के बताना, अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे, अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 50, और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 50। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे x और y के। कितने कोऑर्डिनेट्स, 2 कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। तो हम लोग ऐसे लीनियर इक्वेशन, हम लोग जब स्ट्रेट लाइन प्लॉट करते थे ग्राफ पे, तो ऐसे ही करते थे, आप लोगों को याद होगा। समझ में आया यहाँ तक या नहीं समझ में आया, बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमने जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट दिया था उसके लिए एक बॉक्स बनाया और उस बॉक्स में हमने 2 कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। ये चीज क्लियर होगी यहाँ पे, यस बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब जो सेकंड कंस्ट्रेंट है, इस सेकंड कंस्ट्रेंट के लिए फिर से एक बॉक्स बना लेंगे, फिर से उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक में लिखेंगे x, एक में लिखेंगे y, एक बार x 0, एक बार y 0। अब ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है 3x प्लस वाई। अब इसको ये देखिए, ये आपको ऐसी लगनी चाहिए, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90। तो यहाँ पे जो इन इक्वेशंस के साइन है इनको गोली मारो थोड़ी देर के लिए, बस आप इक्वल टू से समझो। सो अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी 90, और y की वैल्यू अगर 0 कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो x की वैल्यू आ जाएगी 30। सो 2 पॉइंट्स हमको मिल गए, 0, 90 एंड 30, 0। ये चीज क्लियर है, यस बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब उसके बाद जो फोर्थ कंस्ट्रेंट दिया है, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। सो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस हमारी पॉजिटिव x एक्सिस है, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का भी मतलब है y हमारी पॉजिटिव एक्सिस है। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम लोग जो ग्राफ की बात कर रहे हैं, उस ग्राफ में हम लोग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ये हमको पता चला ये लास्ट वाले कंस्ट्रेंट से, जहां पे दिया है x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव का मतलब ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अभी अपन को क्या करना है, हमने 2 लाइंस के पॉइंट्स निकाल लिए। अब इन पॉइंट्स को अगर देखिए तो इन पॉइंट्स को हमको प्लॉट करना है ऑन द ग्राफ। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, तो इसको प्लॉट करने के लिए हम लोग ले लेते हैं लेट्स से 20 का डिफरेंस। तो ये हो गया 20, ये हो गया 40, ये हो गया 60, ये हो गया 80, ये हो गया 100। आप इसमें 10-10 की गैप्स भी ले सकते थे, वो आपके ऊपर है, ठीक है। आपको ग्राफ मिलेगा, आपको ग्राफ पे ही प्लॉट करना है। सो यू विल गेट द ग्राफ पेपर इन योर एग्जामिनेशन। फिर ये हो गया 20, फिर ये हो गया 40, फिर ये हो गया 60, फिर ये हो गया 80, और ये फिर हो गया यहाँ पे 100। तो हमने 0 से लेके 100 तक प्लॉट कर दिया x एक्सिस पे, 0 से लेके 100 तक प्लॉट कर दिया y एक्सिस पे। नाउ व्हाट विल डू इज वील प्लॉट दीज लाइंस। तो सबसे पहले वाले को प्लॉट करें, तो x0 y50, x0 y50 यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है। इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, लेट्स से रेड। तो ये आ गया पहला पॉइंट x0 y50, और दूसरा क्या है x50 y0। सो x50 y0 ये वाला पॉइंट आ गया कहीं पे। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है ये x प्लस वाई। सो इसके ऊपर लिख देंगे यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 50। सो दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग x प्लस वाई इक्वल्स टू 50। सिमिलरली हम दूसरी लाइन प्लॉट कर लेंगे। दूसरी लाइन है 3x प्लस वाई वाली। तो दूसरी लाइन प्लॉट कर लेते हैं। दूसरी लाइन क्या है, x0 y90। सो y की वैल्यू 90 यहाँ कहीं आएगी, x0 y90 ये पॉइंट आ गया, और दूसरा पॉइंट आ गया 30,0। सो 30 यहाँ पे कहीं पे आएगा 30,0। सो दूसरा पॉइंट ये हो गया। सो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। सो ये दूसरी लाइन हमने ड्रॉ कर दी जो आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रही है। ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है 3x प्लस वाई। दिस इज 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। तो जो भी कंस्ट्रेंट्स दिए होंगे आपको सबसे पहले उन कंस्ट्रेंट्स को लीनियर इक्वेशन यानी स्ट्रेट लाइंस के फॉर्म में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? दिस इज स्टेप 1, ये है हमारा स्टेप 1। बताइए क्लियर है यहां तक? यस। हाय अनुगिल, क्या हाल चाल, कैसे हो? पूजा पाठ चल रहा है? अनु जी आपने मुझे हार्ट दी थी, हेलो गुड इवनिंग, हाउ आर यू, हार्ट दी थी आपने, थैंक यू फॉर दैट टीचर्स डे पे। हाय डायनेमिक हर्ष, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया। तो यहां पे हमने क्या किया, हमने यहां पे इसको इतना प्लॉट कर लिया। अब समझिएगा, यहां पे जो हमारा
लीनियर इन इक्वेशन, ये जो इन इक्वेशन का साइन है, अब इसके बाद काम आएगा टू फाइंड वेदर द एरिया इज बाउंडेड और अनबाउंडेड। नाउ अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एरिया हमारा बाउंडेड ही आ रहा है सिलेबस में, तो एरिया बाउंडेड ही है। अब बाउंडेड को चेक कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इज लेस दैन इक्वल टू 50, तो लेस दैन इक्वल टू 50 अगर समझिए, तो अगर x और y की जगह हम ये वाला पॉइंट पुट करें ओरिजिन विच इज 0,0, तो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन में पुट करें, सो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 50। क्या ये ट्रू है? हाँ जी बिल्कुल ट्रू है। क्योंकि ये ट्रू है तो इसका मतलब है इस लाइन के जो ये पॉइंट जहां पे आ रहा है वो वाला पार्ट होगा इस लाइन के लेफ्ट तरफ हमारा फीजिबल रीजन है। सो इस लाइन के लेफ्ट तरफ हमारा फीजिबल रीजन है, ये वाली लाइन के लेफ्ट तरफ हमारा फीजिबल रीजन है। सिमिलरली अगर ये वाली दूसरी वाली लाइन देखिए 3x प्लस वाई, तो 3x प्लस वाई पे भी 0 0 रख के देखिए, सो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 90, यानी इस लाइन के भी लेफ्ट साइड वाला जो रीजन है वो हमारा फीजिबल रीजन है। तो यानी इस राइट वाली रेड वाली लाइन के भी अंदर का रीजन और ब्लू वाली लाइन के भी अंदर का रीजन, तो जो टोटल कॉमन अंदर का रीजन आएगा वो रीजन कौन सा आएगा? वो रीजन आएगा ये वाला। सो दिस इज द बाउंडेड रीजन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो दिस इज द बाउंडेड रीजन जिसके बारे में जो हमारा फीजिबल रीजन है, मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है, हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू हमको जो निकालनी है वो इसी रीजन में, इसी रीजन के कॉर्नर पॉइंट पे हमको मिलेगा। ये चीज क्लियर है कि नहीं? बताइए बताइए, ये चीज क्लियर है? यस और नो? सो हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो दो कंस्ट्रेंट्स दिए थे इन दोनों कंस्ट्रेंट्स की को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के बाद हमने जो कॉमन फीजिबल रीजन था उसको मार्क कर लिया। इन कॉमन फीजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स पे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी जो हमको निकालनी है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालें तो कहाँ कहाँ मिलेगी? एक तो इस पॉइंट पे मिलेगी, एक इस पॉइंट पे मिलेगी और एक इस पॉइंट पे। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स पे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है। सो इनको नामकरण कर देते हैं। तो इस पॉइंट को बोल दिया हमने लेट से ए, इस पॉइंट को बोल दिया लेट से बी और इस पॉइंट को बोल दिया लेट से सी। अब पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या था? ये वाला जो पॉइंट था ये था 0,50। सो x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 50 थी, सो दिस इज 0,50। सिमिलरली ये जो पॉइंट C है, ये पॉइंट क्या था? ये पॉइंट था 30,0। सो ये पॉइंट है 30,0। अच्छा, ये जो पॉइंट B है, क्या ये पॉइंट हमको पता है? सो ये पॉइंट अगर हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे ना, तो ग्राफ पे जब आप प्लॉट करोगे तो आपको देख के पता चल जाएगा कि अच्छा ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ये है, y कोऑर्डिनेट ये है। पर क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रफ ग्राफ बनाया है तो मुझे ये पॉइंट नहीं समझ में आया। सो इस केस में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, हमको क्या निकालना है? दो लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। कौन कौन सी इक्वेशन? पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 50 और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालें तो हम क्या करते हैं? दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ से प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, सो यहाँ से आ गया 2x इज इक्वल्स टू 40। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। सो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 20 के बराबर। अब x की वैल्यू अगर 20 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 30 के बराबर। सो x और y की हमने वैल्यू निकाली। नाउ दिस x एंड y is basically the x coordinate and the y coordinate of point B. So point B का जो coordinates हो गए वो हो गए 20,30, x 20 y 30। बहुत बढ़िया। चलिए, सो हमारे जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो कौन कौन से है? पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C। ये 3 पॉइंट्स आए जिन पॉइंट्स पे हमको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल सकती है। तो अब हम चेक करेंगे किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, ठीक है। इस बॉक्स में हम लोग क्या करेंगे? इस बॉक्स में हम लोग पॉइंट्स रखेंगे। किस में रखेंगे? हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है बेसिकली यहाँ पे? सो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है यहाँ से z इज इक्वल्स टू 4x प्लस वाई। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, z इज इक्वल्स टू 4x प्लस वाई। तो हमने ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन रखा 4x प्लस वाई। अब जो हमको पॉइंट्स मिले, कॉर्नर पॉइंट्स, वो कौन कौन से मिले? पहला पॉइंट मिला है a जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0,50, दूसरा पॉइंट मिला है b जिसका कोऑर्डिनेट है 20,30 और तीसरा पॉइंट मिला है c जिसका कोऑर्डिनेट है
30,0, 30,0. So these are the 3 points, these are the 3 corner points where we'll get द मैक्सिमम वैल्यू. अब चेक करते हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू मिल कहाँ रही है. तो अपन क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज आई है ना x और y की, ये वैल्यूज हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में और फिर z की वैल्यू निकालेंगे. तो यहां से अगर x की वैल्यू 0 रखें, y की वैल्यू 50 रखें, तो यहां से z की वैल्यू क्या आएगी, यहां से z की वैल्यू आ जाएगी 50. सिमिलरली x की वैल्यू 20 रखें, y की वैल्यू 30 रखें, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 4 80, 80 प्लस 30, 80 प्लस 30 कितना होता है 110. सिमिलरली अगर x की जगह 30 रखें तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 इंटू 4 दैट इज 120. तो देखिए हमको 3 वैल्यूज मिल गई एज पर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के हिसाब से हमको यहां से 3 वैल्यूज मिल गई. नाउ इन 3 वैल्यूज में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वही हमारी मैक्सिमम कंडीशन को फॉलो करेगी. तो यहां से z की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो कितनी है 120. किस पॉइंट पे 30,0 पॉइंट पे. तो कह रहा था सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली. तो ग्राफिकली हमने सॉल्व किया. तो यहां से हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 30 एंड y की वैल्यू आ गई 0. सो 30,0 इज द पॉइंट जिस पॉइंट पे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से इसी तरीके से है, इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रॉब्लम्स ग्राफिकली. फिर से ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन. नाउ दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन नीड्स टू बी मिनिमाइज्ड. अब यहाँ पे मिनिमाइज करना है. सो स्टेप्स सारे वही के वही फॉलो करने हैं. तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि जो भी हमको कंस्ट्रेंट्स दिए हैं इन कंस्ट्रेंट्स को हम लोग ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दें. ठीक है, तो अपना सबसे पहला काम क्या है कि सबसे पहला काम है कि अपने को ग्राफ बना लेना. तो ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ग्राफ बना लिया. ग्राफ पे इन सारे कंस्ट्रेंट्स को हम लोग को प्लॉट करना है. तो जो पहला कंस्ट्रेंट दिया है इसके लिए एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, x लिखा, y लिखा, एक बार x 0 एक बार y 0. सिमिलरली सेकेंड कंडीशन के लिए भी एक बॉक्स बनाया, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, x लिखा, y लिखा, एक बार x 0 एक बार y 0. अब फर्स्ट कंडीशन देखिए x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10. ये है हमारी फर्स्ट कंडीशन. सो जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी, जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी. सिमिलरली सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 24. सो यहां से x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8. तो हमको बेसिकली यहां से 2 पॉइंट्स मिल गए, दो पॉइंट्स मिल गए, x और y कोऑर्डिनेट्स पता चल गए दोनों के. अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इसको प्लॉट कर देंगे ऑन द नंबर लाइन. तो देखिए तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन जो दी है यहाँ पे, दैट इज अगेन गिवन एज x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात करेंगे. अच्छा, इनको प्लॉट करते हैं. प्लॉट करने के लिए जो हम लोग नंबर्स लेते हैं वो ऐसे ले लेते हैं. लेट्स टेक द नंबर्स एज, लेट्स प्लॉट देम एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. सो ये हो गया हमारे 10 तक. ठीक है. अच्छा, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, x 0 y 5 कहाँ पे आएगा, सो ये पॉइंट आएगा x 0 y 5, ये आएगा पहला पॉइंट, ये आया. ठीक है. दूसरा है 10,0, तो दूसरा जो पॉइंट आएगा वो ये आ गया 10,0. इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना देंगे. तो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी. ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है किस इक्वेशन को, ये रिप्रेजेंट कर रही है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10. ठीक है. तो हमने जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट दिया था उस फर्स्ट कंस्ट्रेंट को ग्राफिकली प्लॉट कर दिया है ऑन द ग्राफ. ठीक है. जो सेकंड कंस्ट्रेंट दिया है इसको भी प्लॉट कर लेते हैं. तो इस सेकंड कंस्ट्रेंट को प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे भाई, फिर से x 0 y 6, x 0 y 6, फिर x 8 y 0, x 8 एंड y 0. तो ये हो गया दूसरा पॉइंट. इन दोनों को यहाँ पे ग्राफिकली प्लॉट कर देंगे. तो ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो ये इस तरीके से इक्वेशन हमारी आ रही है. ठीक है. ये कौन सी इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन है हमारी कौन सी, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y
इज इक्वल्स टू 24। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट था उसको हमने ग्राफिकली प्लॉट किया, जो सेकंड कंस्ट्रेंट था उसको भी ग्राफिकली प्लॉट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अपन ने इस तरीके से बना लिया। अच्छा, अभी चेक करते हैं फिर से ये वाले साइंस। तो ये वाला जो साइन है x प्लस 2y, x प्लस 2y वाली लाइन कौन सी है, वो ये वाली लाइन है, ऊपर ब्लू वाली जो लाइन दिख रही है दैट इज x प्लस 2y वाली लाइन। सो यहाँ पे देखिए, अगर x प्लस 2y में x की जगह 0, y की जगह 0 रखे, दिस इज द ओरिजिन 0,0। तो अगर यहाँ पे x की जगह 0 रखे, y की जगह 0 रखे, तो क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है? सो ये आ रहा है फॉल्स, दिस इज फॉल्स। देखिए यहाँ पे ये कंडीशन आई है फॉल्स की। क्योंकि ये कंडीशन आई है फॉल्स की, मतलब इस लाइन के नीचे का पार्ट नहीं होगा, इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट जो है वो होगा हमारा फीजिबल रीजन। तो जो रीजन ऊपर की तरफ निकल रहा है दैट इज द रीजन फॉर दिस रेड वाली लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू, सॉरी, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। अच्छा गलत हो गया, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 वो है, एक मिनट, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 पे हम लोग बात कर रहे थे। तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 के ऊपर वाला रीजन, तो ऊपर वाला रीजन कौन सा हो गया, इसके ऊपर वाला रीजन हो गया ये वाला रीजन, ये ऊपर वाला रीजन, ये वाला। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा, अगर दूसरी इक्वेशन देखें, दूसरी इक्वेशन क्या है? सो दूसरी इक्वेशन है हमारी 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 24। अब यहाँ पे अगर 0,0 रख के देखें तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 24। तो ये ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है। इसका मतलब है इस लाइन के 0 की तरफ वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन, सो रेड वाली जो लाइन है इसके नीचे वाला पोर्शन आ जाएगा, तो इसके नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, अब देखिए इन दोनों लाइंस में जो कॉमन पोर्शन है वही हमारा फीजिबल रीजन है। तो ब्लू वाली लाइन के ऊपर वाला पोर्शन, रेड वाली लाइन के नीचे वाला पोर्शन, तो कॉमन पोर्शन यहां पे कहां पे आ रहा है? तो जो कॉमन पोर्शन आ रहा है हमारा, वो कॉमन पोर्शन आ रहा है ये वाला। देखिए ये वाला थोड़ा सा छोटा सा बना है, पर यही हमारा कॉमन पोर्शन है जो आपको व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है। ये जो व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है ये हमारा कॉमन पोर्शन है, दिस वन, दिस इज द कॉमन पोर्शन दैट इज फॉलोइंग बोथ द इक्वेशंस। ये x प्लस 2y वाले को भी फॉलो कर रहा है एंड 3x प्लस 4y वाले को भी फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं अपने, अगर वो कॉर्नर पॉइंट्स निकालें तो कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे? तो देखिए पहला कॉर्नर पॉइंट आएगा ये वाला, दिस a, जिसका कोऑर्डिनेट है 0,6, ये हो गया पहला कॉर्नर पॉइंट। दूसरा कॉर्नर पॉइंट कौन सा? ये वाला, लेट्स टेक इट एज बी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0,5, ये हो गया दूसरा कॉर्नर पॉइंट। और तीसरा कॉर्नर पॉइंट कौन सा है? तीसरा कॉर्नर पॉइंट है ये वाला पॉइंट, जिस पॉइंट पे ब्लू वाली लाइन और रेड वाली लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दिस पॉइंट इज सी। इस पॉइंट को निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? फिर से इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो इनको साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करेंगे? तो भाई कर लेते हैं। ये हो गया x प्लस 2y बराबर 10, ये हो गया 3x प्लस 4y बराबर 24। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें? पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 4y हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 2x, ये हो गया 4y, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, माइनस 4y प्लस 4y कैंसिल हो गया, 3x माइनस 2x, ये आ गया x के बराबर, 24 में से 20 क्या, तो ये आ गया 4 के बराबर, 24 माइनस 20 दैट इज 4। तो x की वैल्यू आ गई 4 के बराबर। अब x की वैल्यू अगर 4 के बराबर आ गई तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सो ये हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर। सो y की वैल्यू आ गई 3 के बराबर, 3 2 6 प्लस 4 10, हाँ y की वैल्यू आ गई 3 के बराबर। तो देखिए जो हमारा C पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 4,3. So A, B, C are the 3 points, are the 3 corner points at which we'll get the minimum value which we have to find according to the question. So now what we'll do is we will make a box and we'll put the value of the objective function. तो एक बॉक्स बनाया बड़ा सा, यहाँ पे लिखा हमने पॉइंट्स और यहाँ पे लिखे हमने अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल्स टू 200x प्लस 500y. तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आया वो फर्स्ट पॉइंट क्या आया? वो आया a 0,6, दूसरा पॉइंट आया b 0,5 एंड थर्ड पॉइंट इज c 4,3. So now we have to find the minimum value because it is saying minimize करना है. So minimum value कहाँ पे आएगी ये देखते हैं. तो minimum value के लिए अब देखिए x की जगह 0 रखिए, y की जगह 6 रखिए. 6 5 30,
सो ये हो जाएगा 3000, ठीक है। सो 6 5 30 आ गया 3000, फिर 5 5 ये आ जाएगा 2500, और यहाँ पे x की जगह 4, y की जगह 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 2 ये हो जाएगा 800, और 3 5 1500, 1500 प्लस 800 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2300, ठीक है। सो यहाँ से आ गया ये 2300 के बराबर, ठीक है। सो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कौन सी है आउट ऑफ ऑल दीज 3 वैल्यूज, तो आउट ऑफ ऑल दीज 3 वैल्यूज द मिनिमम वैल्यू इज 2300. So this point C, that is 4, 3 will satisfy this equation. So x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, ये इस वैल्यू पे हमको मिनिमम आउटपुट मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगी ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब फिर इस क्वेश्चन में कह रहा है मिनिमाइज भी करो मैक्सिमाइज भी करो, तो देखिए क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चन आपसे और ज्यादा उम्मीदें लगाता चला जा रहा है। सो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेवल बढ़ता जाएगा, आपको थोड़ा सा और अच्छे से चीजों को समझना है और करना है। नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है फिर से मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। हमको ये कंस्ट्रेंट्स दिए हैं, यहाँ पे हमको कितने कंस्ट्रेंट्स दे दिए, 3 कंस्ट्रेंट दे दिए। इससे पहले वाली प्रॉब्लम्स में अभी तक 2 कंस्ट्रेंट किए थे, यहाँ पे 3 कंस्ट्रेंट कर दिए। कोई बात नहीं भाई, घबराने की बात नहीं है, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ग्राफ की जगह बना दी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सबसे पहले कंस्ट्रेंट्स के लिए जो कंस्ट्रेंट्स दिए हैं उनके बॉक्सेस बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इनको प्लॉट करना है ग्राफ पे, तो यहाँ पे लिखा x, यहाँ पे लिखा y, एक बार x 0 एक बार y 0। सेकंड के लिए फिर से एक बॉक्स बनाया, फिर से हमने यहाँ पे लिखा एक बार x एक बार y, सो एक बार x 0 एक बार y 0। और थर्ड कंडीशन दी है x इज इक्वल्स टू वाई, सो x इज इक्वल्स टू वाई की जो कंडीशन होती है वो कंडीशन ऐसी होती है, तो ये ऐसी लाइन बनती है। तो ये वाली लाइन जो बनेगी ये बन गई x इज इक्वल्स टू वाई। तो पहली लाइन जो थी वो तो हमने डायरेक्टली बना ली, x इज इक्वल्स टू वाई, क्योंकि इसके लिए अगर हम बॉक्स भी बनाते तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, तो x इज इक्वल्स टू वाई 45 डिग्री पे बनने वाली इस तरीके की एक लाइन है, तो ये हमने डायरेक्टली यहाँ पे बना ली, ठीक है। अच्छा, अब जो ये फर्स्ट बॉक्स बनाया है, ये फर्स्ट बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 60 को, और ये जो सेकेंड बॉक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 को, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 को, ठीक है। सो अपन इसकी वैल्यू, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी 20, जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू कितनी आएगी 60। सिमिलरली यहाँ पे करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 10, जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 10। सो इस तरीके से हमने पॉइंट्स निकाल लिए। अब क्या करना है, इन पॉइंट्स को सबसे पहले नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो नंबर लाइन पे, नंबर लाइन कह रहे हैं, अपने ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो गया क्या, ये हो गया 10 20 30 40 50 60, देन अगेन 10 20 30 40 50 एंड 60, ठीक है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू जा रही है बस वहीं तक हम लोग को पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। अच्छा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, तो जो हमारी पहली लाइन है इसको हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। x 0 y 20, x 0 y 20, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है x 60 y 0, सो x 60 y 0, ये हो गया दूसरा पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया। ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 60 को। अब देखिए एलपीपी में, क्योंकि जो ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, और एलपीपी के जो क्वेश्चंस आएंगे वो पार्ट्स में आपसे पूछेगा कि कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, कहाँ पे मिनिमम वैल्यू है, ये कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं। तो ये ग्राफ आप कैसा भी बना रहे हैं, ढंग का बना रहे हैं, समझने वाला बना रहे हैं या ना समझ वाला बना रहे हैं, जिसमें गंदी तरीके से भी काम कर दे रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको समझ में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ है, तो आप सारे क्वेश्चंस का आंसर देते चले जाओगे, क्योंकि ग्राफ थोड़ी ना मांगेंगे, तो एमसीक्यू है भाई। एमसीक्यू में तो डायरेक्ट ऑप्शन पे ठोकना है और बट ठोक के डायरेक्ट आंसर देना है, ठीक है। दूसरी जो लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। तो अगर इसको प्लॉट करेंगे तो x 10 y 0 y 10 x 0। सो जो दूसरी लाइन है वो दूसरी लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है, ये हो गई हमारी दूसरी लाइन, ठीक है। x 0 y 10 y 0 x 10, ठीक है। ये हो गई दूसरी लाइन जो हमारी पास हो रही है। अच्छा, अब इन तीनों लाइंस में जो कॉमन पार्ट है वही उस कॉमन पार्ट को हमको फाइंड करना है। तो अब कॉमन पार्ट अगर देखें तो देखिए x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, यानी इस लाइन के ऊपर वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, ग्रीन वाली लाइन के ऊपर वाला हिस्सा
रेड वाली लाइन पे देखें तो रेड वाली पे लेस देन का साइन है, लेस देन में नीचे वाला हिस्सा आ जाएगा, सो लेस देन में नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। अब ये जो लाइन जा रही है x इज इक्वल्स टू वाई, अब इस लाइन के नीचे का हिस्सा है या ऊपर का हिस्सा है उस पर डिपेंड करता है हमारा फीजिबल रीजन। तो अब देखिए, अब आप यहां पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, एक ऐसा पॉइंट ले लीजिए जो इस लाइन के नीचे आ रहा है। लेट्स टेक दिस पॉइंट, सो दिस पॉइंट इज, लेट्स टेक दिस पॉइंट, ये पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट है x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 10। कोई भी रैंडम पॉइंट आप ले सकते हो, ठीक है, ऊपर भी ले सकते हो, नीचे भी ले सकते हो। हमने नीचे वाला एक पॉइंट ले लिया, x 20 y 10। अब यहां पे रख के देखते हैं x 20 और y 10 पे क्या ये लाइन सेटिस्फाई हो रही है। x 20 इज लेस देन इक्वल टू y की वैल्यू क्या है 10, तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो रही है। 10 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 20 लेस देन इक्वल टू 10 है, नहीं, ये फॉल्स है। तो देखिए ये जो पॉइंट हमने नीचे की तरफ लिया था ये फॉल्स हो गया। अगर ये फॉल्स हो गया इसका मतलब है कि इसके अपोजिट वाली साइड विल बी ट्रू। तो इसके अपोजिट वाली साइड का मतलब है नीचे वाला पार्ट तो फॉल्स हो गया, तो इसका ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो हमारा होगा ट्रू। तो अगर ऊपर वाला पार्ट ट्रू होगा तो इन तीनों लाइंस का अगर कॉमन पार्ट निकालें तो इन तीनों लाइंस का कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा, इन तीनों लाइंस का कॉमन पार्ट आ जाएगा ये वाला पार्ट। देखिए ए, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो येलो येलो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट है इसका तीनों का कॉमन का पार्ट। सो दिस इज द फीजिबल रीजन जहां पे हमको सोल्यूशन मिलेगा। इसी के कॉर्नर पॉइंट्स पे हमको सोल्यूशन मिलेगा। तो इसके कॉर्नर पॉइंट सबसे पहले आइडेंटिफाई कर ले। तो इसका कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से, तो देखिए ये है हमारा पहला कॉर्नर पॉइंट, इसको बोल देते हैं लेट्स से ए, इसकी वैल्यू हो गई x0 y20। दूसरा कॉर्नर पॉइंट है ये, दिस इज b, ये भी हमको पता नहीं है क्या है। तीसरा कॉर्नर पॉइंट है ये भी हमको पता नहीं है, दिस इज c। चौथा कॉर्नर पॉइंट है ये, इसका हमको पता है, ये है y10 और x0। सो दीज आर द कॉर्नर पॉइंट्स जो हमको यहाँ से मिल गए। सो इन कॉर्नर पॉइंट्स पे हमको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अच्छा, सो ये वाला पॉइंट सबसे पहले निकालते हैं b, और ये वाला पॉइंट निकालते हैं c, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स ही नहीं पता है। सो b पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, b पॉइंट निकालने के लिए हमको x इज इक्वल टू y ये वाली लाइन और x प्लस 3y इज इक्वल टू 60 ये वाली लाइन, इन दोनों लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो पहली लाइन है हमारी x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, और दूसरी लाइन है हमारी x इज इक्वल टू y, तो इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये हो गई दूसरी लाइन। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर ले तो हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, और यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, y प्लस 3y ये हो जाएगा 4y इज इक्वल्स टू 60। सो y की वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर, 15 के बराबर, ठीक है। सो y की वैल्यू अगर 15 के बराबर आ गई तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू अगर आ गई 15 के बराबर, सो x की वैल्यू भी आ जाएगी 15 के बराबर। सो x इज ऑल्सो इक्वल्स टू 15। सो ये जो पॉइंट आ गया, ये पॉइंट b, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 15, 15, x इज ऑल्सो 15, y इज ऑल्सो 15, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो हम लोग निकालेंगे वो ये वाला पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये वाली लाइन जा रही है, ये कौन सी लाइन है, सो ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, और दूसरी हमारी जो लाइन थी वो थी x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। इन दोनों लाइंस को अगर ऐड कर दे तो प्लस वाई माइनस वाई कट गया, यहाँ से आ गया 2x इज इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू आ गई 5। अगर x की वैल्यू आ गई 5 तो y की वैल्यू भी आ गई 5। तो ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट आ गया 5,5, ठीक है। तो हमने यहां से चारों कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लिए, पॉइंट ए, बी, सी एंड डी, ठीक है, ए बी सी, और ये वाला पॉइंट ले लिया डी। तो हमने चारों पॉइंट्स निकाल लिए। अभी क्या करना है, इन चारों पॉइंट्स को अपने जो फंक्शन है उसमें रख के देखना है और चेक करना है कि क्या यहाँ पे हमको मैक्सिमम कहाँ पे मिल रहा है और मिनिमम कहाँ पे मिल रहा है। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी जगह यहाँ पे बना लेता हूँ, इस बॉक्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। सो हमने यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। सो ये बॉक्स ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे ये हो गया हमारा बॉक्स, ये हो गए हमारे पॉइंट्स, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच इज़ 3x प्लस 9y। अब हमारे पॉइंट्स कितने हैं, यहाँ पे 4 पॉइंट्स आ रहे हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है a जिसका कोऑर्डिनेट है 0,20, दूसरा पॉइंट है b जिसका कोऑर्डिनेट है 15,15, तीसरा पॉइंट है c जिसका कोऑर्डिनेट है 5, 5, एंड द फोर्थ पॉइंट इज d जिसका कोऑर्डिनेट है 0,10। सो अब इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे रख के हम लोग देख लेते हैं वैल्यू क्या निकलेंगी। तो y की जगह 20 रखेंगे तो z की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 180। फिर x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 15 रखेंगे तो 15 इंटू 3 45, 15 इंटू 9 ये आ जाएगा
135 इसमें ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 4 4 8 180। सो ये 180 आ गया। 5,5 अगर 5,5 रखेंगे तो 5 3 50 9 5 45, 45 प्लस 15 50 60। सो ये आ गया 60 के बराबर, और यहाँ पे 10 रखेंगे तो ये आ जाएगा 90 के बराबर। सो देखिए हमको ये मिल गए हमारे कॉर्नर पॉइंट्स, तो ये कॉर्नर पॉइंट्स पे हमको वैल्यू मिल गई। नाउ मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है 180 दो पॉइंट्स पे 0,20 एंड 15,15। तो 0,20 ये वाला पॉइंट एंड 15,15 ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स पे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है इन दोनों पॉइंट्स पे। और मिनिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है, सो मिनिमम वैल्यू मिल रही है हमको 5,5 पे एंड द मिनिमम वैल्यू है 60। तो ये हो गया हमारा मिनिमम वैल्यू और ये दोनों हो गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, इन केस अगर मैक्सिमम वैल्यू हमको दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स पे मिलती है, उस केस में किसको मैक्सिमा लेंगे, किस पॉइंट को लेंगे, तो देखिए उस केस में क्या होता है, जिस केस में हमको एक से ज्यादा मैक्सिमा मिल जाती है, एक से ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, एक से ज्यादा मिनिमम वैल्यू मिल जाएंगी, तो भी वही काम होगा। क्या काम होगा, सो ये जो लाइन है विच इज जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स, दिस लाइन विच इज जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स ए एंड बी, सो एट ईच पॉइंट ऑन दिस लाइन, इस लाइन पे लाई करने वाले हर पॉइंट पे हमको मैक्सिमा ही मिलेगा। इस पॉइंट पे लाई करने वाले हर पॉइंट को अगर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखें तो हर जगह वैल्यू हमको 180 180 180 ही मिलेगी। सो यहां पे हमको मैक्सिमम वैल्यू कहां पे मिलेगी, इस लाइन पे आने वाले सारे पॉइंट्स पे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं मिलेगी, इस पूरी लाइन पे मिलेगी। सो ये हो गया हमारा ए और बी के बीच में 0 से 25 वर्ड प्रॉब्लम। सो जो वर्ड प्रॉब्लम्स बनती हैं यहां से, वो वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब जो वर्ड प्रॉब्लम्स बनती हैं यहां से, वो तीन तरीके की बनती हैं। कौन कौन से तीन तरीके हैं भाई, तो यहीं पे लिख देते हैं। फर्स्ट जो आता है वो आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में जैसे कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था एप्पल आईफोन वाला, सो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में उसी तरीके की होती है कि एक फैक्ट्री है, वहाँ पे प्रोडक्ट ए बन रहा है, प्रोडक्ट बी बन रहा है, उसका प्राइस इतना है, उसका प्राइस इतना है, ऐसा क्या किया जाए कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, कंस्ट्रेंट होते हैं कि जगह लिमिटेड है, वर्किंग आवर्स लिमिटेड है, लेबर लिमिटेड है, इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड है, इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम के अंडर में। दूसरा जो आता है वो आते हैं डाइट प्रॉब्लम। अब ये जो डाइट प्रॉब्लम्स होते हैं इसमें हम, फॉर एग्जाम्पल आपको बॉडी बनानी है, सलमान खान बनना है या फिर आर्नोल्ड बनना है, तो कितना प्रोटीन खाएं, कितना कार्बोहाइड्रेट खाएं, कितना फैट खाएं ताकि आपकी बॉडी ऑप्टिमम लेवल पे काम करे, उसकी कॉस्ट मिनिमम हो, न्यूट्रिएंट्स मैक्सिमम हो। तो उसमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि भाई इतने किलो से ज़्यादा, इतने ग्राम से ज़्यादा विटामिन ए नहीं ले सकते, इतने ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन नहीं ले सकते। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, दो तरीके खाने हैं उनको मिलाए गए हैं ताकि हम मिनिमम रिक्वायरमेंट्स अपनी पूरी कर पाएं, ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं डाइट प्रॉब्लम में। The third type of question that is in our course, that is transportation problem. Now transportation problem जो आती हैं वो आज तक आई नहीं है बोर्ड में, तो इसलिए इसको छोड़ दीजिए, आज तक पूछा नहीं गया है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के एक या दो ही क्वेश्चंस दिए हैं अपनी बुक में, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को छोड़ के मैन्युफैक्चरिंग एंड डाइट प्रॉब्लम पे हम लोग काम करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, क्योंकि आज तक आया नहीं ट्रांसपोर्टेशन, तो अब एमसीक्यू में भी पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमको करना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाय आरती कश्यप, क्या हालचाल, कैसे हो आरती जी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, की हाल चाल? समझ गए यहाँ पे? तो तीन तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, अपन को तीनों तरीके की प्रॉब्लम समझनी है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी जगह ये ज़्यादा घेरेंगे। इसको हम लोग करेंगे कैसे, तो देखिए कुछ स्टेप्स मैं आपको समझा देता हूँ पहले, उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और अपना सॉल्यूशन आता जाएगा। क्या है स्टेप? स्टेप 1, सबसे पहले स्टेप है क्या, अगेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आइडेंटिफाई कर लो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है ऐसा फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अपन को क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आइडेंटिफाई कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अपने को जो कंस्ट्रेंट्स दिए हैं उन कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से इन इक्वेलिटीज फॉर्म कर लेनी है, या बोले तो इक्वेशंस फॉर्म कर लेनी है। जो कंस्ट्रेंट्स दिए हैं उनके हिसाब से इक्वेशन फॉर्म कर लेनी है, फिर उन इक्वेशंस को प्लॉट करना है ऑन द ग्राफ। सो प्लॉट ऑन द ग्राफ, फिर
आप जब ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो क्योंकि आपके कोर्स में सिर्फ बाउंडेड रीजन वाला ही फीजिबल रीजन है तो बाउंडेड रीजन ही बनेगा। अब बाउंडेड रीजन में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलती है, वो मिलती है कॉर्नर पॉइंट्स पे। तो इसके बाद आपको कॉर्नर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है, सेम वैसे ही जैसे कल हमने किया था, सेम टू सेम वही प्रोसीजर है। फर्क क्या है कल में और आज में, कल आपको इक्वेशंस दी हुई थी, आज आपको अंग्रेजी पढ़ के इक्वेशंस बनानी है। तो अंग्रेजी थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, और अंग्रेजी से आप इक्वेशंस कैसे फॉर्म करते हो ये आपको आना चाहिए। एक चीज आपको बताता हूं, अगर क्वेश्चन में दिया होगा, ये हैक है, अगर क्वेश्चन में दिया होगा एट लीस्ट, तो एट लीस्ट में आप साइन लगाओगे ग्रेटर दैन इक्वल टू का, ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन लगाओगे। और अगर क्वेश्चन में दिया होगा एट मोस्ट कहीं पे भी, सो एट मोस्ट के केस में आप लेस दैन इक्वल टू का साइन लगाओगे। ये चीज़ याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम आने वाली है इक्वेशंस बनाने में। तो अगर आपको नहीं समझ में आता है अंग्रेजी ज़्यादा, तो बस ये दो वर्ड जहाँ पे दिख जाए उसके हिसाब से साइन लगा दो। एट लीस्ट में ग्रेटर दैन इक्वल टू, एट मोस्ट में लेस दैन इक्वल टू, उल्टा है समझिएगा। एट लीस्ट जहाँ लीस्ट आ रहा है वहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है, और मोस्ट एट मोस्ट में लेस देन इक्वल टू है। उल्टे साइन से खेलना है, उल्टे साइन के साथ चलना है। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले और समझते हैं क्या है ये क्वेश्चन में कहानी। तो कह रहा है अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर्स हैज 50 हेक्टेयर ऑफ लैंड टू ग्रो टू क्रॉप्स एक्स एंड वाई। तो हमारे पास एक फार्मर जी हैं जिनकी 50 हेक्टेयर लैंड है, इसमें दो प्रकार के क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, एक्स एंड वाई। द प्रॉफिट फ्रॉम क्रॉप एक्स एंड वाई पर हेक्टेयर आर एस्टिमेटेड एज ₹10,500 एंड 9,000 रिस्पेक्टिवली। तो एक्स पे प्रॉफिट होता है 10,500 पर हेक्टेयर, वाई पे प्रॉफिट होता है 9,000 रुपीज पर हेक्टेयर। टू कंट्रोल वीड्स अ लिक्विड हर्बिसाइड हैज टू बी यूज्ड फॉर क्रॉप्स एक्स एंड वाई एट रेट ऑफ 20 लीटर्स एंड 10 लीटर्स पर हेक्टेयर। तो एक्स वाले के लिए जो पेस्टिसाइड यूज की जाती है वो है 20 लीटर्स, और क्रॉप वाई के लिए जो हर्बिसाइड यूज की जाती है वो यूज की जाती है 10 लीटर्स पर हेक्टेयर। तो एक्स वाला जो प्लांट है, क्रॉप है, वो ज्यादा हर्बिसाइड यूटिलाइज करता है एज कंपेयर टू वाई वाला क्रॉप। Further, no more than 800 liters of herbicide should be used in order to protect fish and wildlife using a pond which collects drainage from the land. कह रहा है जो मैक्सिमम हर्बिसाइड हम लोग अपने फार्म में यूज कर सकते हैं दैट इज 800 लीटर्स। तो 800 लीटर से ज्यादा हर्बिसाइड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यही हर्बिसाइड हमारा बह के पॉन्ड्स में और नदियों में चला जाता है जो हमारे लैंड के बिल्कुल बगल में है, तो वो पॉल्यूशन कॉज करता है। तो पॉल्यूशन ना करने के लिए कंस्ट्रेंट दे दिया कि भाई 800 लीटर से ज्यादा हर्बिसाइड यूज नहीं करने का। हाउ मच लैंड शुड बी एलोकेटेड टू ईच क्रॉप सो एज टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट ऑफ द सोसाइटी। प्रॉफिट मैक्सिमम हो तो उस हिसाब से कितनी लैंड पर हेक्टेयर हम दें एक्स को और कितनी लैंड पर हेक्टेयर दें हम वाई को। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है बताइए, क्वेश्चन क्लियर है? सो क्वेश्चन सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। अगर क्वेश्चन क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है, अगर क्वेश्चन नहीं क्लियर है तो आपको दिक्कत आनी ही आनी है। आई होप इट इज विजिबल। थोड़ा छोटा छोटा लिखा है पर आई थिंक इट इज विजिबल। विजिबल होगा, छोटा छोटा इसलिए लिखा है, बहुत ज़्यादा जगह ले लेता है इसलिए। ठीक है, करना क्या है सबसे पहले, तो देखो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। सो जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो लास्ट लाइन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, किसको वेरिएबल के फॉर्म में लेना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कह रहा है हाउ मच लैंड शुड बी एलोकेटेड टू ईच क्रॉप सो एज टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट। हर क्रॉप को कितनी कितनी लैंड दें। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक्स वाले क्रॉप को जो लैंड दे रहे हैं वो दे रहे हैं एक्स हेक्टेयर, ठीक है, छोटा वाला एक्स हेक्टेयर, और जो वाई क्रॉप है इसको हम लोग जो लैंड दे रहे हैं वो दे रहे हैं वाई हेक्टेयर। तो एक्स हेक्टेयर में हम एक्स क्रॉप उगा रहे हैं, वाई हेक्टेयर में हम वाई क्रॉप उगा रहे हैं, और यही हमसे पूछा है कितनी लैंड एलोकेट करनी है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो हमने एक्स हेक्टेयर ले लिया कि एक्स क्रॉप के लिए, वाई हेक्टेयर ले लिया वाई क्रॉप के लिए। सो अभी अपने को मैक्सिमाइज क्या करना है, अपने को मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहां से क्या होगा, लेट्स टेक ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज जेड। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आइडेंटिफाई करके लिख दें। तो देखिए हमने एक्स हेक्टेयर लैंड एलोकेट की है फॉर क्रॉप एक्स, ठीक है। तो
तो अब क्रॉप एक्स पे कितना प्रॉफिट आ रहा है, द प्रॉफिट फ्रॉम क्रॉप एक्स एंड वाई पर हेक्टेयर आर, तो पर हेक्टेयर एक्स पे कितना है 10,500। अब देखिए अगर x हेक्टेयर हमने लैंड दी है, 1 हेक्टेयर पे 10,500 रुपए का प्रॉफिट है, तो x हेक्टेयर पे टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 10,500x प्लस सिमिलरली अगर y हेक्टेयर हमने एलोकेट की है फॉर क्रॉप y और क्रॉप y पे 1 हेक्टेयर पे प्रॉफिट होता है 9,000 रुपीज का, तो टोटल y हेक्टेयर्स पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 9,000 y। सो दिस इज आर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सेकंड देखिए क्या है, सेकंड के लिए कह रहा है कि जो हम लोग हर्बिसाइड यूज कर रहे हैं तो 20 लीटर हर्बिसाइड लगता है x 1 हेक्टेयर में, ठीक है, पर हेक्टेयर 20 लीटर लगता है, तो अगर x हेक्टेयर है तो कितने लीटर लगेगा 20x प्लस 10y एंड दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 800 लीटर्स। भाई अगर हम लोग सेकेंड कंस्ट्रेंट बनाए अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ हर्बिसाइड, तो 20x हर्बिसाइड प्लस 10y हर्बिसाइड, टोटल जो हर्बिसाइड का लीटर है, टोटल क्वांटिटी ऑफ हर्बिसाइड विल कैन बी इक्वल टू 800 और कैन बी ऑल विल बी इक्वल और विल बी लेस देन 800। या तो 800 लीटर तक होगा या 800 लीटर से कम होगा, क्योंकि 800 लीटर से ज्यादा हम यूज ही नहीं कर सकते, तो यहां पे भी कंडीशन हो गई लेस देन इक्वल टू 800 वाली। बताइए ये भी कंडीशन क्लियर होगी? यस, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही भाई सुधांशु जी, बिल्कुल सही चल रहे हो, बिल्कुल सही समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। दूसरी कंडीशन और आखिरी कंडीशन, ये कंडीशन हर क्वेश्चन में होती ही होती है, क्या है कि x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जो हमारी लैंड एलोकेट कर रहे हैं वो या तो x के लिए कुछ भी नहीं करेंगे 0, या फिर ग्रेटर देन 0 ही करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, लैंड कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकती है। सो ये बन गई हमारी कंस्ट्रेंट्स। तो कितने कंस्ट्रेंट्स हो गए, 2 कंस्ट्रेंट्स हो गए बेसिकली। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमको क्या दे रहा है, हमको दे रहा है बेसिकली क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। यहां तक सब क्लियर है, ये चीजें क्लियर हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, यस और नो? अगर यहां तक सब क्लियर है तो आगे देखते हैं। सो यहां पे अपने को क्या करना है, इनको अपने को सबसे पहले इनको ड्रॉ करना है। तो पहला स्टेप था आइडेंटिफाई करो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप था कंस्ट्रेंट्स की इक्वेशंस बना लो, हमने बना ली। तीसरा स्टेप क्या है, प्लॉट कर दो ग्राफ पे। तो चलिए भाई प्लॉट कर देते हैं ग्राफ पे। अब ग्राफ पे प्लॉट करने से पहले हमको इनको पॉइंट्स के फॉर्म में निकालना पड़ेगा, तो कल मैंने आपको सिखाया था कैसे करते हैं। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, पहली वाली इक्वेशन के लिए एक डब्बा बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, इस बॉक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लिखते हैं x y, एक बार x0 एक बार y0, जब x0 तो y 50, जब y0 तो x की वैल्यू 50। सेकेंड कंस्ट्रेंट को हम लोग बनाते हैं बॉक्स के फॉर्म में, रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे, अगेन x y, एक बार x0 एक बार y0, जब x0 होगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 80, और जब y0 होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 40। बताइए क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है, जो हमने 2 कंस्ट्रेंट्स हैं, इन दोनों कंस्ट्रेंट्स को बना लिया, कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। यस, 50 0 0 50 0 80 40 0, ठीक है। अभी अपने को क्या करना है, अभी अपने को 10 कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल। अगर आप चाहें इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ से 10 कॉमन निकाल के भी आप इक्वेशन बना सकते हैं, तब भी वो सही है, तब भी कोई बात नहीं है। अगर 10 कॉमन ले लेंगे तो भी सही आ जाएगा, तो भी घबराने वाली बात नहीं है। पॉइंट्स में 0 0 कम हो जाएगा, बस बाकी वही है, ठीक है। तो 10 कॉमन लेके भी कर सकते हैं। हेलो पारुल, क्या हाल चाल, हाय हाउ आर यू। सो 10 कॉमन लेके भी हम लोग काम कर सकते हैं। मैंने नहीं लिया है, ऐसे ही कर दिया डायरेक्ट, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 10 का ही गैप है, तो 10 के गैप को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे करते हैं इसको। सो अपने को क्या करना है, अपने को प्लॉट करना है ग्राफ, तो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं भाई। ग्राफ प्लॉट करने के लिए करना है कुछ काम, बोलो राम राम राम। तो यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा सा और बड़े हो जाओ तुम, ओके ओके, वाइट हो जाओ, ओके, फिर ये हो गया, ठीक है। सो ये बन गया अपना ग्राफ, ठीक है। ये हो गई अपनी x एक्सिस, ये हो गई अपनी y एक्सिस, ये हमने यहाँ से बना लिया। अच्छा, अभी अपने को क्या करना है, अभी अपने को मार्क करने हैं इस पे पॉइंट्स, तो पॉइंट्स मार्क कर देते हैं। ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30 40 50 60 70 एंड 80। सिमिलरली यहाँ पे भी 10 20 30 40 50 60
70 एंड 80। अब देखिए ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ ये थोड़ा सा रफ ग्राफ है, आप जो ग्राफ बनाओगे इसके लिए आपके पास ग्राफ पेपर होगा, तो ग्राफ पेपर पे ही बनाना है। जो एक बॉक्स होता है उतनी उतनी बॉक्स की गैप ले लेना, कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं आएगी। सही है, चलिए अभी आगे देखिए। अभी क्या करना है अपने को, तो अपने को पॉइंट्स मार्क करने हैं, तो पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट कौन सा आएगा भाई, तो पहला पॉइंट था 50,0 एंड 0,50, तो ये हो गया 0,50 और ये हो गया 50,0। तो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ कर दी, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, बैक कर लेते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, तो ये इस तरीके से लाइन हो गई। ये लाइन की इक्वेशन क्या है, ये है x + y = 50, ये हो गई हमारी पहली लाइन। दूसरी लाइन क्या थी भाई हमारी, दूसरी लाइन भी बना लेते हैं। तो दूसरी लाइन है हमारी कुछ इस प्रकार से, हाँ दूसरी लाइन क्या थी देख लेते हैं। सो ये है 0, 80 एंड 40, 0, ठीक है। सो 40, 0 यहाँ पे हो गया एंड 0,80 यहाँ पे हो गया। सो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये ऐसी लाइन, फिर से कुछ गड़बड़ हो गई, सो इसको ज्वाइन करते हैं ऐसे, हाँ जी, तो ये आ गया। अब देखिए आपके पास स्केल होगी, मेरे पास स्केल नहीं है, इसलिए थोड़ी सी टेढ़ी टेढ़ी लाइन खींच रही है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा फिगर में। तो मेरा फिगर थोड़ा सा MF हुसैन जैसा है, बाकी आपका एग्जैक्ट बन जाएगा तो आपका अच्छा आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अच्छा अब दोनों ही में देखिए, दोनों ही में अगर पॉइंट्स देखा जाए तो दोनों में ही <= का साइन है, क्योंकि <= का साइन है तो इसका मतलब है कि जो एरिया बनेगा वो इन दोनों के नीचे वाला एरिया बनेगा। सो ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, सो दिस पार्ट इज बेसिकली आर बाउंडेड रीजन, ये बन गया हमारा बाउंडेड रीजन। तो हमने क्या किया, दोनों को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, प्लॉट कर दिया ग्राफ के ऊपर, और उसके बाद ये वाला जो रीजन आया, इस रीजन को नामकरण कर देते हैं। तो इस रीजन को अगर नामकरण करें तो लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो हमने क्या किया, हमने जो कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे थे इन कॉर्नर पॉइंट्स पे अपना नामकरण कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया, ये कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। अच्छा जी, अभी क्या करना है, इन कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो ये है 0,50, ये है 40,0, और ये वाला जो पॉइंट B है, ये पॉइंट क्या है, तो ये पॉइंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों ही इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। ये दोनों जो इक्वेशंस थी इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, पहले 0, 0, 0 सब 0 कैंसिल कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया x + y = 50, हो गया 2x + y = 80। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं यहाँ पे करके। सो दिस इज, सो यहाँ पे हो गया x + y = 50, दूसरा हो गया 2x + y = 80। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को। सो दिस इज माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, -y + y कैंसिल हो गया, 2x - x, x हो गया 80 - 50 हो गया 30। सो x की वैल्यू आ गई 30 के बराबर। अगर x की वैल्यू 30 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 20, बिकॉज x + y 50 के बराबर था। तो हमने यहाँ से x और y दोनों की वैल्यूज़ निकाल ली। देयरफॉर पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट हो गया 30 के बराबर और y कोऑर्डिनेट हो गया 20 के बराबर। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी को कोई शक, कोई दिक्कत? फिजिक्स का काम है नामकरण करना, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सही है। बी जो है वो आ गया 30,20, 30,20 आया भाई, 30,10 नहीं आएगा, ठीक है। 30,20 आएगा तो यहाँ से 30,20 आ गया। चलिए अभी अपन को क्या करना है, अभी अपन को चेक करना है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि फंक्शन में कह रहा था मैक्सिमाइज करने को प्रॉफिट के लिए। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, एक डब्बा बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स में एक तरफ आएंगे हमारे पॉइंट्स और एक तरफ आएगा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बना था भाई, देख लेते हैं एक बार। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना था 10,500x + 9,000, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 10,500x + 9,000 y, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अच्छा, सो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ रहा है, a जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,50, दूसरा कोऑर्डिनेट है b जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 30, 20, और तीसरा कोऑर्डिनेट है c जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 40, 0, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर इसके हिसाब से निकाला जाए तो 9 5 = 45, 1 2 3 4, ठीक है। सो 4,50,000 आई है वैल्यू एट पॉइंट ए। पॉइंट सी पे निकालेंगे तो 10,500 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से, तो 10,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना आएगा भाई, जल्दी से करके देख लो। 10,500 को 4 से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 42,000, 42,000,
ठीक है, और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10,500 इंटू एक्स है 30, सो 30 से मल्टीप्लाई किया, 10,500 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 3,15,000। अच्छा जी, तो ये होता है 4,20,000। ठीक है, सो ये आ गया 3,15,000, 3,15,000, 3,15,000 प्लस 9 को वो करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 18, 1 2 3 4। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, प्लस 1 8 1 2 3 4 तो ये आ जाएगा 4,95,000, 4,95,000। तो ये आ गया अपना वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट बी। ठीक है, तो देखिए ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली, ये आ गया 4,50,000, 4,95,000, 4,20,000। अब ये इतनी बड़ी बड़ी जो वैल्यूज आई हैं, इन वैल्यूज में से देखें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। सो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है यहाँ से, 4,95,000। ये वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, ये वैल्यू मिल रही है एट पॉइंट बी। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे थे, क्वेश्चन में कह रहे थे कि एक्स वाले क्रॉप को कितनी लैंड दें और वाई वाले क्रॉप को कितनी लैंड दें ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो एक्स वाले क्रॉप को यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, 30 हेक्टेयर लैंड देनी चाहिए, और वाई वाले क्रॉप को 20 हेक्टेयर लैंड देनी चाहिए। जब ऐसा हम करेंगे तो हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेक्स 2 मॉडल्स ए एंड बी ऑफ अ प्रोडक्ट, ईच पीस ऑफ अ मॉडल। तो एक प्रोडक्ट है जिसके 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ईच पीस ऑफ मॉडल ए रिक्वायर्स 9 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 1 लेबर आवर फॉर फिनिशिंग। तो ए पार्ट को फैब्रिकेशन में लगते हैं 9 आवर्स और फिनिशिंग में लगते हैं 1 आवर। ईच पीस ऑफ मॉडल बी को 12 घंटे लगते हैं फैब्रिकेशन में एंड 3 आवर्स लगते हैं फिनिशिंग में। ठीक है, सो 2 पार्ट से मिलकर बन रहा है एक प्रोडक्ट। फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग द मैक्सिमम लेबर आवर्स अवेलेबल आर 180 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। तो मैक्सिमम हमारे पास फैब्रिकेशन का जो समय है वो है 180 आवर्स और मैक्सिमम हमारे पास फैब्रिकेशन का जो टाइम है दैट इज 30 आवर्स। तो ये हो गए हमारे कंस्ट्रेंट, इससे ज़्यादा हम फैब्रिकेटिंग और फिनिशिंग पे टाइम नहीं दे सकते। द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8,000 ऑन ईच पीस ऑफ ए एंड 12,000 ऑन ईच पीस ऑफ बी। ए पे कंपनी को 8,000 का प्रॉफिट होता है, बी पे कंपनी को 12,000 का प्रॉफिट होता है। कितने मॉडल ए, कितने पीसेस ए के बनाने चाहिए, कितने पीसेस बी के बनाने चाहिए टू रियलाइज मैक्सिमम प्रॉफिट, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट पर वीक, और हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा। तो एक्स ए वाले के कितने पीसेस बनाने हैं और बी वाले के कितने पीसेस बनाने हैं कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो मान लेते हैं ए वाले के हम एक्स पीस बना रहे हैं और बी वाले के हम y पीस बना रहे हैं, ये हमने सपोज कर लिया। तो लास्ट लाइन पढ़ के हमको पता चल गया कि x और y क्या होगा। सो x और y हो गया हमारे, लेट x पीसेज ऑफ a एंड y पीसेज ऑफ b आर प्रोड्यूस्ड पर वीक, ये हमने ले लिया, सपोज कर लिया। अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, यहाँ पे किसको मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट कैसे हो गया भाई, तो प्रॉफिट हो गया 8,000 प्रॉफिट है एक ए पे एंड 12,000 प्रॉफिट है पर पीस ऑफ बी। सो बी के टोटल कितने पीसेस बन रहे हैं वाई, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 8,000 प्लस 12,000, 8,000 एक्स प्लस 12,000 वाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लिया, अब आते हैं हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स समझते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला कंस्ट्रेंट हमारा है कि हम 180 घंटे से ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते फैब्रिकेशन में। अब देखिए ए में कितना लगता है टाइम फैब्रिकेशन में, सो 9 आवर्स लगते हैं एक पीस बनाने में ए के। तो टोटल हम कितने पीसेस बना रहे हैं, एक्स पीस, तो 9x आवर लगेंगे ए पे एंड बी पे कितना लगता है 12 आवर्स, 12y आवर्स लगेंगे बी पे, और ये लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 180। तो मैक्सिमम हम फैब्रिकेशन पे 180 आवर्स लगा सकते हैं या 180 आवर्स से कम लगाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। तो दिस इज फर्स्ट कंस्ट्रेंट। सेकेंड कंस्ट्रेंट के लिए क्या करेंगे, देखिए कह रहा है जो फिनिशिंग हो रही है ए की, ए के फिनिशिंग में 1 घंटा लगता है एंड बी की फिनिशिंग में 3 आवर्स लगते हैं। सो 3y ये लेस देन इक्वल टू कितना होगा, टोटल हम कितना घंटा दे रहे हैं, टोटल हम 30 आवर्स दे रहे हैं फॉर फिनिशिंग। ठीक है, अच्छा,
और कोई कंस्ट्रेंट दिया है? और कोई कंस्ट्रेंट नहीं दिया है, बस यही हो गया। और जो हमारा एक चीज कॉमन होती है जो हर क्वेश्चन में होती ही होती है, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये तो हमारा है ही, ये तो है ही, ठीक है। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं भाई? पूरी इक्वेशन को अगर हम लोग 3 से डिवाइड कर दें तो 3 से डिवाइड करके ये इक्वेशन थोड़ी सी और सिंप्लीफाई हो जाएगी। सो 3 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 3x, 3 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 4y, और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 60। तो ये आ गई अपनी दूसरी इक्वेशन, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60, ठीक है। सो ये हमने सिंप्लीफाई कर ली इक्वेशन अपने काम के हिसाब से। चलिए, सो यहाँ पे हमने कंस्ट्रेंट्स बना लिए। अभी क्या करना है, इन कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से हमको पॉइंट्स चाहिए। तो पहले कंस्ट्रेंट के हिसाब से पॉइंट लेने के लिए एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। यहाँ लिखा है x, यहाँ लिखा y, एक बार x0 एक बार y0। सेकंड के लिए भी यही करना है, एक बॉक्स बनाना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, x लिखा y लिखा है, एक बार x0 एक बार y0। सो यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आ जाएगी 60/4, यानी 30/60/4 का मतलब हो गया 15, ठीक है। और जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। तो ये आ गए हमारे पहले 2 पॉइंट्स। सिमिलरली नेक्स्ट के लिए निकाल लेते हैं। तो जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 30, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 10। सो ये आ गए हमारे पॉइंट्स 0,10, 30,0, 0,15 एंड 20,0। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 5-5 के डिफरेंस पे, ठीक है। सो अपन यहाँ पे जल्दी से बना लेते हैं ग्राफ बना लेते हैं भाई। सो पहला हो गया ये इस तरीके से, दूसरा हो गया, अरे 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 ऐसा ना कर ना कर ना कर ना कर ना कर मेरे यार, दूसरा हो गया ये। चलिए बहुत बढ़िया। सो ये हो गया अपना x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। अब इस पर हम लोगों को पॉइंट्स बनाने हैं, जल्दी से पॉइंट्स बना लेते हैं। तो 5-5 के गैप पे बनाते हैं। ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 20, 25, 30। मैक्सिमम कौन से पॉइंट तक आ रहा है? 30 तक ही आ रहा है, ठीक है। 30 तक बना लिया। सिमिलरली यहाँ पे भी कर लेंगे 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। तो यहाँ पे हमने सारे पॉइंट्स बना लिए। अब इन पॉइंट्स के हिसाब से हम लोग को ये जो कंस्ट्रेंट्स आए इनको प्लॉट कर देना है। तो प्लॉट कर देते 0, 10, 30, 0, 0, 10, 30, 0। सो 0,10, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, 0, 10 एंड 30, 0। सो एक लाइन बन जाएगी कुछ इस तरीके से। क्या बात है, ये लाइन बन गई हमारी पहली लाइन। और दूसरी पॉइंट क्या है? दूसरी लाइन क्या है? दूसरी लाइन है 0, 15, 20, 0, 0, 15 एंड 20, 0। ये हो गई। सो दूसरी लाइन हो गई कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये दोनों लाइंस आ गई हमारे पास। अच्छा जी, तो अभी अपन अगर एरिया देखें, फीजिबल रीजन निकालें, तो फीजिबल रीजन में देखिए दोनों में ही क्या लगा है? लेस देन इक्वल टू का साइन। लेस देन इक्वल टू का साइन मतलब टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो टूवर्ड्स द ओरिजिन में कॉमन एरिया क्या आ जाएगा? सो कॉमन एरिया आ जाएगा यहाँ से ये वाला, ये दिस। सो दिस इज द कॉमन रीजन। अब इस कॉमन रीजन के हिसाब से हम लोग निकाल लेते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। पहला कॉर्नर पॉइंट आ गया ए 0,10, दूसरा कॉर्नर पॉइंट आ गया सी 20,0 और तीसरा कॉर्नर पॉइंट आ गया ये बी जिसका कोऑर्डिनेट अभी हमको पता नहीं है। अब इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। तो फिर से वैसे ही करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर साइमल्टेनियसली दोनों को सॉल्व किया जाए तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई? सो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो और सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 90। 3x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 90। ये हो गया हमारा पहला, ठीक है। उसके बाद दूसरी इक्वेशन हो गई 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 60। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 60। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, यहाँ पे आ गया 30, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। 9 माइनस 4 दैट इज़ 5y। सो y की वैल्यू आ गई 6 के बराबर। अब y की वैल्यू अगर 6 के बराबर आ गई तो x की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आ गई 6 के बराबर। 6 3 ज़ार 18, 18 इधर चला जाएगा, 30 माइनस 18 तो ये हो जाएगा 12, है ना। सो x की वैल्यू हो गई 12 के बराबर। सो x इज इक्वल्स टू 12 एंड y इज इक्वल्स टू 6। बताइए ये चीज़ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? येस और नो? क्लियर है? यस। 12,6 बिल्कुल सही।
सो देखिए ये पॉइंट आएगा 12,6। अब अगर आप यहाँ पे ग्राफ पे देखें तो आपको लगेगा कि यार ये x की वैल्यू 6 तो नहीं आ रही है। तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मैंने रफ स्केच बनाया है। जब आप ग्राफ पे स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, तो वो 12,6 पे ही आपको ग्राफ पे भी दिखाई देगा। ये मैंने रफ स्केच बनाया है इसलिए ऐसा दिख रहा है। सो अपने पास टर्निंग पॉइंट्स, अपने पास कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से आ गए? 0, 10, 12, 6 एंड 20। अब अपने को क्या करना है? अब अपने को फिर से वो बॉक्स बनाना है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं, पॉइंट्स लिखते हैं, और उसके हिसाब से अपन निकाल लेंगे कि मैक्सिमम कहाँ पे होगा और मिनिमम कहाँ पे होगा। तो ये हो गए पॉइंट्स, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? 8,000x प्लस 12,000y। ओके, 8,000x प्लस 12,000y। ठीक है, पहला पॉइंट आ गया a विच इज 0,10। तो यहाँ पे 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1,20,000। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 12,6। सो 12,6 रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 9,60,000 प्लस 7,20,000। 9,60,000 प्लस 7,20,000 तो ये हो जाएगा 16,80,000, 16,80,000। और तीसरा पॉइंट है C विच इज़ 20,0। सो यहाँ पे 20,0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1,60,000। ठीक है, सो ये आ गए हमारे पॉइंट्स और ये आ गई हमारी वैल्यूज। सही है, सो ये आ गई हमारी वैल्यूज। अब यहाँ पे मैक्सिमम हमको क्या करना है? हमको प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है। तो भाई प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है? प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है हमारा पॉइंट बी पे, इस पॉइंट पे। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? जब हम x यानी a वाले जो मॉडल है वो 12 प्रोड्यूस करें, 12 पीसेज ऑफ a के 12 पीस प्रोड्यूस करें और b के 6 पीसेस प्रोड्यूस करे, तब हमको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन में कह रहा था व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट भी बताइए। तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमको कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16,80,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट। थोड़ा सा गलत किया, जीरो का गड़बड़ किया है, जीरो का गड़बड़ हो गया भाई। यहाँ पे देख लीजिए, ये जीरो यहाँ पे नहीं आएगा, ये जीरो यहाँ पे नहीं आएगा। 1,60,000 हो गया, 1,60,000 एंड 1,68,000। ठीक है, सो 1,60,000 एंड 1,68,000 एंड ये आ जाएगा 1,60,000। ये आ जाएगा, इतना हमको प्रॉफिट होगा। 16 लाख का नहीं, इतना प्रॉफिट होगा। ठीक है, एक जीरो बढ़ा दिया था गलती से। अभी हम लोग बात करेंगे डाइट प्रॉब्लम की। तो अभी तक हमने जो किए थे वो थे मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, नाउ वी आर इनटू डाइट प्रॉब्लम। अभी इसको कहते हैं डाइट प्रॉब्लम। अब डाइट प्रॉब्लम देखिए, सो डाइट प्रॉब्लम क्या है भाई यहाँ पे? सो देखिए, वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट। अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम ऑफ फैट। ठीक है, दो तरीके के केक बना रहे हैं। तो एक मान लेते हैं पाइनएप्पल केक बना रहे हैं, दूसरा चॉकलेट केक बना रहे हैं। अपने हिसाब से ले लेते भाई, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। तो दो टाइप के केक है, एक है केक ए और दूसरा है केक बी। ठीक है, दो टाइप के केक हैं। अच्छा भाई, इन केक्स में लग रहा है आटा और कुछ फैट। ठीक है, पावर पफ गर्ल्स ऐसी बनी थी। सो आटा लग रहा है और कुछ फैट लग रहा है। ए वाला जो केक है, वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम। सो यहाँ पे टोटल अगर लिख लिया जाए, नहीं टोटल यहां ना लिखा जाए, टोटल लिखा जाए इधर, टोटल। हाँ, तो अभी देखिए यहाँ पे, अब देखिए टेबल बना के थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए इंफॉर्मेशन को समझना और यहाँ से इसको इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना। सिद्धार्थ शर्मा जी, फिजिक्स की नहीं आता है, बोरिंग सब्जेक्ट है। बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है यार, फिजिक्स तो इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है भाई, कसम से। मैं पहले फिजिक्स मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था एज कम्पेयर टू मैथ्स। धीरे धीरे मतलब मैथ्स अच्छा लगने लगा, मैथ्स अच्छी थी तो इसलिए अच्छा लगने लगा, पर फिजिक्स और अच्छा लगता था भाई। फिजिक्स में मतलब जो चीज़ है रियलिटी में एग्जिस्ट करी, जैसे मैथ्स में बहुत सारी चीज़ें जो हमको पढ़नी तो है, समझ तो लेते हैं, पर वो रियल एप्लीकेशन उसका कम दिखाई देता है। फिजिक्स में तो भाई हर चीज़ रियल एप्लीकेशन है। जो चीज़ आप अपने दुनिया में चारों तरफ देखें वो फिजिक्स में अप्लाई हो रही है। फिजिक्स सब्जेक्ट बहुत ज़बरदस्त है। तो लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और मैथ्स थोड़ी सी सही होनी चाहिए, बस ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। समझ में आ जाए तो अच्छा है, नहीं समझ में आए तो भाई बेकार है। सो वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट एंड अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 100 ग्राम ऑफ फ्लोर। तो ए वाले को चाहिए 200 ग्राम्स ऑफ फ्लोर एंड 125 ग्राम्स फैट, तो 25 ग्राम्स फैट। अच्छा, बी वाले को कितना चाहिए? बी वाले को चाहिए 100 ग्राम ऑफ फ्लोर, तो बी वाले को चाहिए 100 ग्राम। बी को चाहिए 100 ग्राम, तो भाई इनको 100 दे देते हैं। बी को चाहिए 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड
50 ग्राम्स ऑफ फैट, 50 ग्राम्स ऑफ फैट, ठीक है। हमारे पास टोटल फ्लोर जो है दैट इज 5 kg। अब kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लो तो कितना हो गया, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 5000 ग्राम्स हमारे पास आटा है एंड 1000 ग्राम्स हमारे पास फैट है, ठीक है। तो फैट का मतलब बेसिकली ऑयल हो गया, ऑयल से रिलेटेड है, सो ऑयल हो गया। कह रहा है ए और बी के, assuming that there is no shortage of other ingredients, find the maximum number of cakes which can be made। यहाँ पे maximum number of cakes कितने बन सकते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि A वाले जो केक हैं वो टोटल हम लोग बना सकते हैं X नंबर ऑफ केक्स, और जो B वाले केक हैं वो हम टोटल केक बना सकते हैं लेट्स से Y पीसेस। तो X पीस बना रहे हैं पाइनएप्पल केक और Y पीसीस बना रहे हैं चॉकलेट केक। तो A हो गया हमारा पाइनएप्पल वाला केक और B हो गया चॉकलेट केक। सो ये देखिए हमने ये बना दी टेबल। अब इस टेबल का यूज करके आराम से हमारे कंस्ट्रेंट्स बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे भाई, पहला कंस्ट्रेंट बना रहते हैं आटे के लिए। तो अगर एक पाइनएप्पल केक को बनने में 200 ग्राम्स फ्लोर यूज हो रहा है, तो X नंबर ऑफ केक्स को यूज करने में कितना फ्लोर यूज होगा, तो ये हो जाएगा 200, इसको वाइट से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 200x प्लस, अब देखिए जो ये फ्लोर है y वाला कितना चाहिए, y को 100 ग्राम चाहिए चॉकलेट केक बनाने के लिए, 100 ग्राम चाहिए चॉकलेट केक बनाने के लिए। टोटल चॉकलेट केक कितने बना रहे y, तो टोटल कितना चाहिए होगा, ये होगा 100y, और ये क्या होगा लेस देन इक्वल टू 5000। क्यों भाई लेस देन इक्वल टू 5000, क्योंकि 5 किलो ही आटा है, या तो 5 किलो यूज कर सकते हो या 5 किलो से कम ही यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। तो साइन लग गया लेस देन इक्वल टू का। इसको अगर हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो हो जाएगा 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50। तो हमने क्या किया, 100 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। ये बन गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन देख लीजिए। सो दूसरी इक्वेशन बनेगी अकॉर्डिंग टू फैट के हिसाब से 25 ग्राम्स चाहिए x नंबर ऑफ केक्स में, प्लस 50 ग्राम्स चाहिए y नंबर ऑफ केक्स में, और ये लेस देन इक्वल टू कितना होगा, ये लेस देन इक्वल टू होगा 1000। अब इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो क्या कर सकते हैं, 25 से डिवाइड कर सकते हैं, 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 25 से डिवाइड करेंगे तो 40। सो ये आ गया हमारा सेकंड कंस्ट्रेंट। तो ये हो गया फर्स्ट कंस्ट्रेंट, ये हो गया सेकंड कंस्ट्रेंट, और जो ऐसा कांस्टेंट जो हर जगह लगता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ही होगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ही होगा। पाइनएप्पल केक जो बनेगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो ये हो गए हमारे कंस्ट्रेंट्स। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिर से मैं आपको इसकी इक्वेशंस बना के बताता हूँ और इससे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आराम से, बेहतरीन तरीके से। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है अ डाइटिशियन हैज टू डेवलप अ स्पेशल डाइट यूजिंग 2 फूड्स P एंड Q। तो एक डाइटिशियन उसको स्पेशल डाइट बनानी है, इसमें वो 2 तरीके के फूड बना रही हैं P एंड Q। अब वो डाइटिशियन मेल है फीमेल है पता नहीं। ईच पैकेट कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ फूड P कंटेन्स 12 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम, 4 यूनिट्स ऑफ आयरन, 6 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड 6 यूनिट्स ऑफ विटामिन A। Each packet of the same quantity of food Q contains 3 units of calcium, 20 units of iron, 4 units of cholesterol and 3 units of vitamin A. The diet requires at least 240 units of calcium, at least 460 units of iron and at most 300 units of cholesterol. How many packets of each food should be used to minimize the amount of vitamin A in the diet? What is the minimum amount of vitamin A? भाई क्वेश्चन समझ में आया? काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, इसको पढ़ना पड़ेगा ध्यान से, और ये बेहतरीन क्वेश्चन है। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन को पढ़ना है। सर ये क्वेश्चन इतने बड़े क्यों होते हैं, बिल्कुल महाभारत जैसे। बेटा ये ऐसे ही होते हैं, इसीलिए इसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आती है और इसीलिए इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वरना बिल्कुल हलवा है ये। ठीक है, अभी अपन क्या करते हैं, अभी अपन कह रहा है क्वेश्चन में लास्ट लाइन पढ़ के समझने में, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड, P के कितने पैकेट्स हमको यूटिलाइज करने हैं, Q के पैकेट्स कितने यूटिलाइज करने हैं, शुड बी यूज टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए। तो हमको यहाँ पे मिनिमाइज करना है विटामिन ए को। ठीक है, सो हम लोग मान लेते हैं P के हम लोग X पैकेट्स यूज करेंगे और Q के Y पैकेट्स यूज करेंगे। तो इसके लिए फिर से टेबल बना देते हैं, टेबल बना के काम ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया P, ये हो गया Q। P को रिप्रेजेंट करेंगे X पैकेट्स, Q के रिप्रेजेंट करेंगे Y पैकेट्स। अच्छा जी, अभी इसमें थोड़ा सा ऊपर हो गया, इसको नीचे कर लेते हैं। आपको नीचे नहीं करना है यहाँ से। तो भाई बारिश हो रही है बहुत तेज़, कभी भी लाइट जा सकती है, अगर ऐसा हो तो परेशान मत होना, समझ जाना कि लाइट चली गई। बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है, वैसे आजकल बारिश हो नहीं रही थी पर पता नहीं अभी होने लगी है। चलिए कोई बात नहीं। सो P और Q के हमको पैकेट्स करने हैं, तो इसकी टेबल बना लेते हैं। देखिए टेबल बना के हमेशा ईजी हो जाएगा हमारा काम। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कुछ इस तरीके से बना लिया।
यहाँ पे लिखा P जिसको हम X पैकेट्स ले रहे हैं, Q जिसके हम Y पैकेट्स ले रहे हैं। इसके बाद P वाले फूड में हमको क्या क्या चाहिए, कैल्शियम, ठीक है, आयरन, कोलेस्ट्रॉल एंड विटामिन ए, ठीक है। सो ये सब हमको चाहिए एक डाइट में। कह रहा है डाइटिशियन हैज टू डेवलप ए स्पेशल डाइट यूजिंग 2 फूड्स P एंड Q, ईच पैकेट कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ फूड P कंटेन्स 30 ग्राम। 30 ग्राम P में, P का टोटल क्वांटिटी कितनी है, 30 ग्राम। 30 ग्राम में कितना कैल्शियम है, 12 यूनिट्स कैल्शियम है। आयरन कितना है, 4 यूनिट्स आयरन है। 6 यूनिट्स कोलेस्ट्रॉल है एंड 6 यूनिट्स विटामिन ए है, ठीक है। उसके बाद ईच पैकेट ऑफ द सेम क्वांटिटी ऑफ फूड क्यू, तो फूड क्यू भी कितने पैकेट कितने ग्राम का है, 30 ग्राम्स का। 30 ग्राम्स के क्यू वाले पैकेट में 3 यूनिट्स कैल्शियम है, 20 यूनिट्स आयरन है, 4 यूनिट्स कोलेस्ट्रॉल है एंड 3 यूनिट्स विटामिन ए है। द डाइट रिक्वायर्स एट लीस्ट 240 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम की हमको जो टोटल रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे टोटल ना लिख के हम लिख देते हैं रिक्वायरमेंट, ठीक है। एक हमने और यहाँ पे बना दिया, इसको लिख लिया रिक्वायरमेंट। देखिए ऐसे टेबल बनाने से काम इजी हो जाएगा, इसलिए टेबल से बता रहा हूँ। सो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कितनी है, एट लीस्ट 240, एट लीस्ट 460 आयरन की रिक्वायर है, और एट मोस्ट 300 कोलेस्ट्रॉल का यूज कर सकते हैं। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड शुड बी यूज्ड टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए इन द डाइट। अभी यहाँ पे अगर अपन को बनाना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो जल्दी से बताइए ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगा हमारा, 6x प्लस 3y। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। भाई विटामिन ए जो है वो 6 यूनिट्स है एक पैकेट में, तो टोटल हमने P के कितने पैकेट्स यूज करने हैं, लेट्स से X पैकेट्स यूज करने हैं, तो टोटल विटामिन कितना हो जाएगा 6x। और Y के Q पैकेट्स यूज करने हैं, एक पैकेट में 3 यूनिट्स हैं, तो टोटल Y पैकेट्स में कितनी यूनिट्स हो जाएंगी, 3y। सो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन 6x प्लस 3y, दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब यहाँ से कॉन्स्ट्रेंट्स बनाते हैं, तो कॉन्स्ट्रेंट्स की इक्वेशन, पहली इक्वेशन क्या है, कैल्शियम के हिसाब से बनाते हैं। यहाँ पे कैल्शियम जो हम लोग यूज कर सकते हैं वो दिया है एट लीस्ट 240। एट लीस्ट के केस में क्या मतलब होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू। तो एट लीस्ट के केस में अगर हम यहाँ से बनाएंगे तो ये हो जाएगा 12x प्लस 3y। नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं यहाँ पे। सो दिस इज 12x प्लस 3y। एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 240। तो कम से कम 240 यूनिट्स होना चाहिए। तो या तो 240 होगा या 240 से ज्यादा भी हो सकता है। कम से कम 240 मतलब 240 या 240 से ज्यादा, इसलिए हमने ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाया है कैल्शियम के हिसाब से। आयरन के हिसाब से भी क्या है, आयरन के हिसाब से भी यही है भाई, 460 यूनिट्स ऑफ आयरन। सो 460 यूनिट्स क्या होना चाहिए, एट लीस्ट। तो एट लीस्ट यहाँ पे भी लगा है, तो 4x प्लस 25 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 460। 4x प्लस 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 460। तो ये हो गया आयरन के हिसाब से। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल के हिसाब से देख ले, तो कोलेस्ट्रॉल के हिसाब से क्या दिया है, एट मोस्ट। तो एट मोस्ट का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो 300 यूनिट एट मोस्ट होनी चाहिए। 6x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 300। 6x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 300। ये आ गया हमारा थर्ड कॉन्स्टेंट अकॉर्डिंग टू कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, अभी विटामिन के हिसाब से तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ही, तो यहाँ पे हमारे 3 कॉन्स्टेंट आ गए, और एक जो कॉन्स्टेंट जो हर बार होता ही होता है, दैट इज x एंड y विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0।